की काबिलियत ज़ुबान के नीचे पोशीदा है। अगर ज़ुबान बुरी हो तो बदतरीन चीज़ है, और अगर अच्छी हो तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज़ इस माफ़ी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। थोड़ी सी ताख़ीर हो चुकी है क्योंकि सेहत में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग चुका है। इसके बाद आज मैं आपको कीमियाई हरकियात के बारे में पढ़ाऊंगा। एक लेसन हमारा चल रहा था बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात। बरक़ी कीमिया में हमने लास्ट क्लासेस में मुकम्मल तौर पर पढ़ा है। जैसा उसमें हमने पढ़ा बर्क़ पाशीदगी के बारे में, और मौसिल बर्क़, नीम मौसिल बर्क़ और हाजिज इंसुलेटर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और फेराडे के कुलियात भी हमने उसमें देखे थे। गैलोनी खाना या वोल्टाई खाने के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था। आज हम कीमियाई हरकियात के बारे में पढ़ेंगे, जो बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात का दूसरा ज़ुमरा है। कीमियाई हरकियात में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि तामुल किसको कहते हैं। तामुल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक तामुल है हमारे पास N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। एक हम क्या करें, तामुल लिखें। तामुल जिसमें हम क्या तैयार करें, NH3। NH3 का नाम होता है अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में जो ठंडक पहुंचती है, जिस गैस के जरिए पहुंचती है, उस गैस को अमोनिया गैस कहा जाता है। तो अमोनिया गैस को तैयार करने के लिए हमने N2 नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया। नाइट्रोजन के एक, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 जब आपस में मिलते हैं तब 2 NH3 अमोनिया के सालेमात तैयार होते हैं। तो इसको कहते हैं तामुल। तामुल में क्या होता है, एक कीमियाई शय दूसरी कीमियाई शय से मिलकर एक नई कीमियाई शय को तैयार करती है, उसी को तामुल कहते हैं। और उस तामुल में दो चीजें पाई जाती है, एक होते हैं मुतामलात और एक होते हैं मुहासिलात। मुतामलात और मुहासिलात को मिलाकर तामुल तैयार किया जाता है। तामुल तैयार होता है मुतामलात और मुहासिलात को मिलाकर। मुतामलात किसको कहते हैं, ये जो एरो मार्क हमको नजर आ रहा है, इस एरो मार्क से पहले के जो अनासिर पाए जाते हैं, जो सालेमात होते हैं, जो जवाहिर होते हैं, उनको हम मुतामलात कहते हैं, जो तामुल में हिस्सा लेते हैं। और जो एरो मार्क है उसके बाद के जो सालेमात पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग मुहासिलात। जो कीमियाई शय तैयार होती है, जो तामुल में हिस्सा लेते हैं, वो मुतामुलात। जो तामुल में तैयार होते हैं वो मुहासिलात कहलाते हैं। तो ये था तामुल, जिसमें दो हिस्से पाए जाते हैं, मुतामुलात और मुहासिलात। इसमें हमको देखना है तामुल की शरह किसको कहते हैं। तामुल की शरह, तामुल की शरह किसको कहेंगे, तामुल की शरह को हम जाहिर करते हैं कैपिटल R से। कैपिटल R से तामुल की शरह को जाहिर किया जाता है, यानी कि किसी भी तामुल में, कौन सा भी तामुल होने दीजिए, उस तामुल में पाए जाने वाले मुतामुलात के इर्तिकाज में तब्दीली तामुल की शरह कहलाती है। मुतामुलात है, उसका इर्तिकाज होता है, उस इर्तिकाज में अगर तब्दीली होती है, तब्दीली चाहे वो कमी होने दीजिए या इजाफा होने दीजिए, इर्तिकाज में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है, ये तब्दीली हो रही है, तो उस तब्दीली को तामुल की शरह कहते हैं, जिसको कैपिटल R से जाहिर किया जाता है। कैपिटल R रास्त मुतनासिब होता है -dx/dt के। एक इस तरीके से जाहिर करते हैं, और एक जाहिर किया जाता है कैपिटल R रास्त मुतनासिब होता है +dx/dt के। R जाहिर करता है तामुल की शरह को, dx जाहिर करता है तामुल की शरह में होने वाली तब्दीली को, और dt जाहिर करता है वक्त को। तामुल की शरह में अगर तब्दीली यानी कि कमी हो रही, माइनस से हम जाहिर कर रहे हैं, अगर कमी होती है तो वो तामुल की शरह में कमी को जाहिर कर रहे हैं -dx। अगर +dx लिख रहे हैं तो तामुल की शरह में इजाफा होता है। तामुल की शरह में कमी होती है तो उसको नीचे वाले एरो मार्क से जाहिर करते हैं, और तामुल की शरह में इजाफा होता है तो उसको ऊपर वाले एरो मार्क से जाहिर करते हैं। तो ये है तामुल की शरह। तामुल की शरह किसको कह रहे, किसी भी तामुल में पाए जाने वाले मुतामलात के इर्तिकाज में होने वाली तब्दीली तामुल की शरह कहलाती है।
تعامل کی شرح کو کیپٹل آر سے ظاہر کیا جاتا ہے. اگر تعامل کی شرح میں کمی ہوتی ہے تو آر راست متناسب ہوتا ہے مائنس ڈی ایکس بائی ڈی ٹی سے ظاہر کر رہے. آر ظاہر کرتا ہے تعامل کی شرح کو, ڈی ایکس ظاہر کرتا ہے ارتکاز کو, اور ڈی ٹی ظاہر کرتا ہے وقت کو. ویسے ہی اگر تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں آر راست متناسب ہوتا ہے پلس ڈی ایکس بائی ڈی ٹی سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تھا تعامل کی شرح. اس تعامل کی شرح پر کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو اثر انداز کرتے ہیں, جو اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, جو اثر کرتے ہیں. وہ کون سے عوامل ہے؟ وہ ہے 3 قسم کے ہمارے پاس عوامل ہیں. ایک ہے ارتکاز کا اثر, اور دوسرا ہوتا ہے تپش کا اثر, اور تیسرا ہوتا ہے تماسی عامل کا اثر. تماسی عامل کا اثر. تو تعامل کی شرح پر 3 چیزیں, 3 عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. پہلا ہے ارتکاز کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, دوسرا تپش کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, تیسرا تماسی عامل کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے؟ ارتکاز کا اثر یعنی کہ کسی بھی تعامل کی شرح ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے. اگر متعاملات کے ارتکاز میں اضافہ کیا جائے تو تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر متعاملات کے ارتکاز میں کمی کی جائے تو تعامل کی شرح میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. یعنی کہ ارتکاز تعامل کی شرح پر منحصر ہوتا ہے. اگر ارتکاز میں اضافہ ہو جائے تو تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, اگر ارتکاز میں کمی ہو جائے تو تعامل کی شرح میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. ویسے ہی تپش کا اثر بھی تعامل کی شرح پر ہوتا ہے. تپش کا اثر میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تعامل کی شرح تپش کے اضافے سے تعامل کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر تپش میں اضافہ کیا جاتا ہے, جیسا اس کو تپش پہنچا رہے کسی بھی تعامل کو, تو اس میں تپش میں اضافہ ہوتا ہے تو تعامل کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہر 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر 10 ڈگری سینٹی گریڈ تپش پہنچائی جاتی ہے تو تعامل کی شرح میں دگنا اضافہ ہوتا ہے. ہر 10 ڈگری سینٹی گریڈ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تپش پہنچائے تعامل کی شرح 1 سے 2 ہو جاتی ہے, اور 10 ڈگری سینٹی گریڈ اگر تپش پہنچائے تو تعامل کی شرح 2 سے 4 ہو جاتی ہے, اور 10 ڈگری سینٹی گریڈ تپش پہنچاتے تو تعامل کی شرح 4 سے 8 ہو جاتی ہے. ہر 10 ڈگری سینٹی گریڈ تپش کے اضافے سے تعامل کی شرح میں دگنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اس کی ایسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تپش بھی کیا ہوتا ہے, تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتا ہے. تیسری چیز ہے جو تعامل کی شرح پر اثر انداز کرتی ہے وہ ہے تماسی عامل, کیٹالسٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تماسی عامل, تماسی عامل آخر ہوتا کیا ہے؟ تماسی عامل ایک شے ہے, ایک کیمیائی شے ہوتی ہے. تماسی عامل ایک کیمیائی شے ہوتی ہے جو متعاملات کو محاصلات میں تبدیل ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ بولے N2 3H2 ہے, یہ نائٹروجن اور یہ ہائیڈروجن آپس میں آسانی سے نہیں مل سکتے ہیں, آپس میں آسانی سے نہیں مل سکتے ہیں. ان کو آپس میں آسانی سے ملا کر امونیا گیس کو تیار کرنے کے لیے یہاں پر ایک تماسی عامل استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم Fe فیرس اور MO مولبڈینم. فیرس آئرن Fe اور MO مولبڈینم یہ دو ایک جواہر ہے جس کی مدد سے ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو آپس میں ملا کر NH3 امونیا تیار کیا جاتا ہے. تو دوسری کوئی غیر چیزیں, دوسری چیزوں کو تعامل میں استعمال کیا جاتا ہے. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ متعاملات کو محاصلات میں تبدیل کرنا ہے. متعاملات کو محاصلات میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی دوسری بیرونی چیز کو استعمال کرتے ہیں جس سے متعاملات محاصلات میں تبدیل ہوتے ہیں. لیکن وہ چیز, وہ شے تعامل میں حصہ نہیں لیتی, یا تو وہ متعاملات میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی وہ محاصلات میں پائی جاتی ہے, بلکہ صرف مددگار ثابت ہوتی ہے. اس شے کو تماسی عامل کہتے ہیں. تعامل کی سست رفتار کو تیز کرتی ہے اور متعاملات کو آپس میں ملا کر محاصلات میں تبدیل کرتی ہے, اور وہ شے تعامل میں نہیں پائی جاتی ہے. اس شے کو ہم تماسی عامل کہتے ہیں. تماسی عامل کی تعریف, تماسی عامل وہ شے ہوتی ہے جو متعاملات کو آپس میں ملا کر محاصلات میں تبدیل کرتی ہے.
सुस्त रफ्तार वाले तामुल को तेज रफ्तार में तब्दील करती है, लेकिन वह खुद हिस्सा नहीं लेती, उस शय को तमासी आमिल कहते हैं। तो तमासी आमिल का असर भी तामुल की शरह पर होता है। तमासी आमिल के इस्तेमाल से तामुल की शरह में इजाफा होता है और तमासी आमिल के बगैर इस्तेमाल से तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हम डायग्राम के जरिए देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक तामुल था जो सुस्त रफ्तार से अंजाम पा रहा था। ये सुस्त रफ्तार से कब तामुल की शरह है, ये जो सुस्त रफ्तार से अंजाम पा रही, किसके बगैर? तमासी आमिल के बगैर। तमासी आमिल के बगैर जो तामुल हिस्सा मुतामुलात मुहासिलात में तब्दील होते हैं वो बहुत सुस्त रफ्तार से होते हैं, यानी कि मुतामुलात मुहासिलात बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। किसके बगैर? तमासी आमिल के बगैर। अगर हम किसी दूसरी शय को यानी कि तमासी आमिल को उस तामुल में हिस्सा लेते हैं, उस तामुल में मिलाते हैं, तो वो मुतामुलात बहुत जल्द क्या करते हैं? मुहासिलात को तब्दील कर देते हैं, क्योंकि सुस्त रफ्तार वाला तामुल किसमें तब्दील हो जाता है? तेज रफ्तार में तब्दील हो जाता है। तमासी आमिल का असर भी तामुल की शरह पर मुनसिर होता है। अगर तमासी आमिल का इस्तेमाल करते हैं तो तामुल की शरह में इजाफा होता है, और अगर तमासी आमिल के बगैर इस्तेमाल के बगैर मुतामलात को मुहासिलात में बना देते हैं तो तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। तो तामुल की शरह हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तामुल की शरह जिसको हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, तामुल की शरह किसको कहते हैं? किसी भी तामुल में पाए जाने वाले मुतामुलात के इर्तिकाज में होने वाली तब्दीली तामुल की शरह कहलाती है। अगर इर्तिकाज में कमी होती है तो उसको आर रास्त मुतनासिब होता है माइनस dx बाई dt, जिसको नीचे वाले एरो मार्क से जाहिर करते हैं। और अगर तामुल की शरह में इजाफा होता है, इर्तिकाज में इजाफे से तामुल की शरह में इजाफा होता है, तो तामुल की शरह में इजाफे को हम आर रास्त मुतनासिब होता है प्लस dx बाई dt, जिसको ऊपर वाले एरो मार्क से जाहिर करते हैं। आर जाहिर करता है तामुल की शरह को, dx जाहिर करता है इर्तिकाज को। कमी होती है इर्तिकाज में, यानी कि तामुल की शरह में कमी होती है तो माइनस dx लिखते हैं, और अगर तामुल की शरह में इजाफा होता है तो प्लस dx लिखते हैं। dx जाहिर करता है इर्तिकाज को और dt जाहिर करता है वक्त को। उसके बाद हमने कहा कि तामुल की शरह तीन अवामिल पर मुनसिर होती है। एक होता है इर्तिकाज का असर, और दूसरा होता है तपिश का असर, और तीसरा होता है तमासी आमिल का असर। इर्तिकाज के इजाफे से तामुल की शरह में इजाफा होता है, इर्तिकाज में कमी से तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। इर्तिकाज क्या होता है? तामुल की शरह पर मुनसिर होता है। और दूसरी चीज है तपिश का असर। अगर तामुल में तपिश में इजाफा किया जाता है तो तामुल की शरह में भी इजाफा किया जाता है, और तपिश के हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश में इजाफे से तामुल की शरह में दुगना इजाफा होता है। तीसरी अवामिल है तमासी आमिल का असर। अगर किसी तामुल में तमासी आमिल इस्तेमाल किया जाता है तो तामुल की शरह में इजाफा होता है, और अगर तमासी आमिल के बगैर तामुल अंजाम दिया जाता है तो वो तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। ये था तामुल की शरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट्स कीजिए, उसका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमको देखना है तामुल की सालिमियत, और एक होता है तामुल का दर्जा। तामुल की सालिमियत, तामुल का दर्जा। तो तामुल की सालिमियत भी तामुल में पाई जाती है। जैसे तामुल की सालिमियत किसको कह रहे हैं हम लोग कि कोई भी तामुल होने दीजिए, वो तामुल एक मरहले में अंजाम नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए एक मुतामुल है जो तब्दील होता है बी में। ए एक मुतामुल है जो बी मुहासिल को तैयार कर रहा है। ए एक मुतामुल है जो बी मुहासिल को तैयार कर रहा है, यानी कि मुतामुलात ए बी में तब्दील होते हैं। तो कौन सा भी तामुल रास्त तौर पर वो मुतामुलात मुहासिलात को नहीं बनाते, यानी एक ही मरहले में अंजाम नहीं पाते, बल्कि वो कई मराहिल से गुजरते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ए एक मुतामुल था, वो सबसे पहले x में तब्दील होता है, और x क्या होता है? y में तब्दील होता है, फिर y क्या होता है? b में तब्दील होता है।
تو A متعامل جو ہم لوگ بولے B تیار کر رہا ہے تو وہ A متعامل X میں تبدیل ہوتا، پھر X Y میں تبدیل ہوتا اور Y B میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک نہیں بلکہ کئی مراحل سے گزرتے ہیں، ان مراحل میں پائے جانے والے سالمات کو بتلانا تعامل کی سالمیت کہلاتا۔ تعامل کی سالمیت کس کو کہتے ہیں کہ تعاملات ایک مرحلے میں انجام نہیں پاتے بلکہ کئی مراحل میں انجام پاتے ہیں، ان مراحل میں پائے جانے والے تمام سالمات کو جیسا X ہے Y ہے X اور Y یہ سالمات کو بتلانا تعامل کی سالمیت کہلاتا ہے۔ تعامل کی سالمیت اس کو کہتے ہیں۔ تعامل کا درجہ کس کو کہیں گے؟ تعامل کے درجے سے مراد کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کا قوتوں کا مجموعہ تعامل کا درجہ کہلاتا ہے۔ تعامل کا درجہ کس کو کہہ رہے؟ کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے، تعامل میں کون ہوتے ہیں؟ متعاملات ہوتے ہیں، محاصلات ہوتے ہیں۔ تعامل میں متعاملات اور محاصلات پائے جاتے ہیں، تو متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ تعامل کا درجہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے N2O5 ایک سالمہ ہے، نائٹروجن پینٹا آکسائڈ جس کو ہم لوگ کہہ رہے، N2O5 تبدیل ہوتا ہے N2O4 پلس ہاف O2 میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ایک تعامل ہے، N2O5 give rise to N2O4 plus half O2، تو N2O5 کیا ہے؟ متعاملات ہے۔ یہ متعاملات میں ارکان کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ N2O5 ایک رکن ہے اور ایک اگر H2 ہوتا پلس H2 تو وہ دوسرا رکن ہو جاتا تھا۔ N2O5 ایک رکن ہے تو یہ ارکان کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ان ارکان کا ارتکاز یعنی کہ اس کے بازو میں ایک ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں یعنی کہ ایک ہے، اگر 2 ہوتا تو ارتکاز 2، اگر 3 ہوتا تو ارتکاز 3، کچھ بھی نہیں یعنی کہ ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ اب ان کا ایک ہی ہے، قوتوں کا مجموعہ ایک ہی ہے، تو تعامل کا درجہ یہ ایک کہلاتا ہے۔ تو تعامل کا درجہ کس کو کہہ رہے ہم؟ کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کا قوتوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ قوتوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ تعامل کا درجہ کہلاتا ہے۔ تو تعامل کا درجہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے پہلا درجہ، تعامل کا پہلا درجہ اور دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ۔ تو تعامل کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ کس کو کہہ رہے کہ تعامل کے درجے کو پہلے درجہ یعنی کہ کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ اگر ایک ہو تو وہ تعامل کا پہلا درجہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ مثال ابھی دیکھیں N2O5، ابھی ہم نے ایک مثال دیکھی، وہ کیا تھی؟ N2O5 give rise to N2O4 plus half O2۔ یہ ایک ہم نے تعامل دیکھا تھا جس میں متعاملات کے ارکان ہے ہمارے پاس N2O5، اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے R راست متناسب ہوتا ہے N2O5، ایک ہی رکن ہے اور اس رکن کا ارتکاز بھی کتنا ہے؟ ایک ہی ہے، تو ہم یہاں پر لکھ رہے ایک ارتکاز ہے ایک، اور ایک ہی ارتکاز کا مجموعہ ایک ہی ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تعامل کا پہلا درجہ کہلاتا ہے۔ تو تعامل کا پہلا درجہ کس کو کہہ رہے؟ کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ تعامل کا درجہ کہلاتا ہے، وہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کس کو کہیں گے؟ کسی بھی تعامل میں پائے جانے والے متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ اگر 2 ہو تو وہ تعامل کا دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے 2HI ہائیڈروجن آیوڈائڈ، تو یہ تعامل 2HI کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ H2 plus I2 میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر متعاملات کے ارکان ہیں 2، R راست متناسب ہوتا ہے، HI کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کتنا ہے؟ 2 ہے، اور مجموعہ کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا، تو یہ تعامل کا دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ متعاملات کے ارکان کے ارتکاز کے قوتوں کا مجموعہ 2 ہوتا ہے تو یہ تعامل کا دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ ایک اور مثال ہم اس کی دیکھیں گے، جیسے کہ مثال ہے ہمارے پاس ہے CH3COOH ایسیٹک ایسڈ پلس C2H5OH ایتھائل الکوہل، یہ دونوں تعامل کرتے ہیں اور CH3COO C2H5
प्लस H2O में तब्दील होते हैं। तो ये एक तामुल है जिसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे मुतामुलात के अरकान कितने हैं, 2 है। एक रुकुन है CH3COOH, दूसरा रुकुन है C2H5OH। तो ये अरकान कितने हो गए, 2 अरकान हो गए। और यहाँ रास मुतनासिब होता है, 2 अरकान हम लोग लिख रहे, एक CH3COH एसिटिक एसिड और एक C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ये अरकान कितने हो गए, 2। अरकान के इर्तिकाज के कुव्वतों का मजमुआ, ये अरकान रुकुन के इर्तिकाज का मजमुआ 1 है, ये रुकुन का 1 है। तो इन दोनों का मजमुआ क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये तामुल का दूसरा दर्जा कहलाता है। तो तामुल के दूसरे दर्जे से मुराद किसी भी कीमे तामुल में हिस्सा लेने वाले मुतामुलात के अरकान के इर्तिकाज के कुव्वतों का मजमुआ अगर 2 हो तो वो तामुल का दूसरा दर्जा कहलाता है। तीसरा दर्जा किसको कहेंगे, तामुल का तीसरा दर्जा किसी भी तामुल में हिस्सा लेने वाले मुतामुलात के अरकान के इर्तिकाज के कुव्वतों का मजमुआ अगर 3 हो तो वो तामुल का तीसरा दर्जा कहलाता है। तीसरा दर्जा जिसके इर्तिकाज के कुव्वतों का मजमुआ 3 हो तो तीसरा दर्जा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2NO plus O2 give rise to 2NO4। ये एक तामुल है हमारे पास जिसमें एक रुकुन है NO और दूसरा रुकुन है O2। इनको रास मुतनासिब R से हम लोग लिखें। तो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अरकान के इर्तिकाज है 2 और ऑक्सीजन के अरकान के इर्तिकाज है 1। तो 2 और 1 3, यानी कि अरकान के इर्तिकाज के कुव्वतों का मजमुआ 3 है। तो ये तामुल का तीसरा दर्जा कहलाता है। तो तामुल का दर्जा किसको कह रहे, किसी भी तामुल में पाए जाने वाले मुतामुलात के अरकान के इर्तिकाज का कुव्वतों का मजमुआ तामुल का दर्जा कहलाता है। कुव्वतों का मजमुआ अगर 1 हो तो तामुल का पहला दर्जा, 2 हो तो तामुल का दूसरा दर्जा और कुव्वतों का मजमुआ अगर 3 हो तो वो तामुल का तीसरा दर्जा कहलाता है। तो इसी तरीके से इन दोनों में फर्क भी पाया जाता है, तामुल की सालिमियत में और तामुल के दर्जे में। तामुल के दर्जे की कीमतों को हम सिफर या कसर से जाहिर करते हैं। सिफर या कसर में इनकी कीमतें पाई जाती हैं, लेकिन तामुल की सालिमियत की कीमतें सिफर में या कसर में नहीं पाई जाती, बल्कि सही आदाद 1 2 3 में पाई जाती है। तामुल में किसी भी तामुल के दर्जे का इतलाक इब्तिदाई पेचीदा मुरक्कबात पर होता है। तामुल के दर्जे का इतलाक इब्तिदाई पेचीदा मुरक्कबात पर होता है और तामुल की सालिमियत का इतलाक इब्तिदाई तामुल पर होता है। इब्तिदाई तामुल पर तामुल की सालिमियत का इतलाक होता है। इब्तिदाई पेचीदा मुरक्कबात पर तामुल के दर्जे का इतलाक होता है। तामुल के दर्जे की कीमतें सिफर या कसर से मालूम की जाती है, जाहिर होती है, और तामुल की सालिमियत की कीमतें सही आदाद 1 2 3 4 5 से जाहिर की जाती है। तो तामुल की सालिमियत किसको कहे हम लोग, किसी भी तामुल को एक मरहले में नहीं बल्कि कई मराहिल से जाहिर किया जाता है। उन मराहिल में पाए जाने वाले सालिमात को बतलाना तामुल की सालिमियत कहलाता है। तामुल का दर्जा किसी भी तामुल में पाए जाने वाले मुतामुलात के इर्तिकाज के अरकान का कुव्वतों का मजमुआ तामुल का दर्जा कहलाता है। तो ये था तामुल की सालिमियत और तामुल का दर्जा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 सालिमाती तसादुमी नजरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास 2 सालिमाती तसादुमी नजरिया, कोलाइजन थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं। बाइमॉलिक्यूलर कोलाइजन थ्योरी। बाइमॉलिक्यूलर कोलाइजन थ्योरी 2 सालिमाती तसादुमी नजरिया। 2 सालिमाती तसादुमी नजरिए में कोलाइजन थ्योरी में हम लोग कहते हैं कि किसी भी तामुलात में जो मुतामुलात होते हैं वो मुतामुलात में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर क्या करते हैं, मुहासिलात को तैयार करते हैं। तो वो मिलना और उनमें पाए जाने वाले जो कैसा मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, ये तमाम चीज को बतलाना 2 सालिमाती तसादुमी नजरिया कहलाता है, जो हर की नजरिए पर मुनसिर होते हैं। इसके कुछ मफरूजात है। सबसे पहला मफरूजा ये है कि इसमें पाए जाने वाले सालिमात सख्त होते हैं और कुर्रवी शक्ल के होते हैं।
सालेमात क्या होते हैं? सख्त होते हैं और कुर्रवी शक्ल के होते हैं। दूसरा मफरूजा हम लोग कहेंगे कि सालेमात के तसादुम से, सालेमात के जो तसादुम यानी कि टकराना, सालेमात के तसादुम से ही मुआसिलात बनना जरूरी नहीं है, बल्कि सालेमात के बगैर टकराए के भी सालेमात तैयार हो सकते हैं, टकराना ही जरूरी नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि वही सालेमात आपस में तसादुम करेंगे, आपस में टकराएंगे जिनकी तवन्नाई कम से कम होती है, कम से कम जिनकी तवन्नाई होती है वही सालेमात आपस में टकराते हैं, जो तामुल की शरह पर मुनहसिर होता है। चौथा मफरूजा हम लोग कह रहे हैं कि इनके दौरान जो तवन्नाई हमको जाहिर होती है उनको कहते हैं हम लोग घर की तवन्नाई, आमिलाना तवन्नाई हम लोग उनको कहते हैं, आमिलाना तवन्नाई और तहरीकी तवन्नाई। दो तवन्नाई हमारे पास जाहिर होती, जिसको हम लोग कह रहे हैं आमिलाना तवन्नाई और तहरीकी तवन्नाई कह रहे। आमिलाना तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं, आमिलाना तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं उनको हम आमिलाना सालेमात कहते हैं, आमिलाना सालेमात कह रहे। आमिलाना तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं उनको आमिलाना सालेमात कहते हैं। और तहरीकी तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं, तहरीकी तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं उनको एक्टिवेटेड कोलाइजन कहा जाता है, एक्टिवेटेड कोलाइजन जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो ये है दो सालेमाती तसादुमी नजरिया, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि सालेमात के आपस में टकराने से मुहासिलात तैयार होते हैं, या ना टकराए तो भी मुहासिलात तैयार होते हैं। ये तमाम चीजों को उनके अंदर जानना और मालूम करना दो सालेमाती तसादुमी नजरिया कहलाता है, जो हर की नजरिए पर मुनहसिर होता है। उसके कुछ मफरूजात थे कि सालेमात जो होते हैं वो सख्त होते हैं और कुर्रवी होते हैं, और सालेमात आपस में टकराए तसादुम करे तो ही मुहासिलात बनना जरूरी नहीं है, बल्कि बगैर टकराए के भी मुहासिलात बना सकते हैं। टकराते वही सालेमात है जिनकी तवन्नाई कम से कम होती है, और जो कम से कम तवन्नाई वाले होते हैं वही आपस में टकराते जो तामुल की शरह पर मुनहसिर होते हैं। और इसी तरीके से हमने कहा कि उनके जो तवन्नाई होती है उनको हम आमिलाना तवन्नाई और तहरीकी तवन्नाई कहते हैं। आमिलाना तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं उनको हम आमिलाना सालेमात कहेंगे। तहरीकी तवन्नाई से जो सालेमात तैयार होते हैं उनको एक्टिवेटेड कोलाइजन कहेंगे। इन तरीके से हम लोग दो सालेमाती तसादुमी नजरिए को हमने देखा, और ये दो सालेमाती तसादुमी नजरिया तामुल की शरह पर मुनहसिर होता है, जिसको हम जाहिर करते एक मसावात से, वो है आर रास्त मुतनासिब होता है, आर रास्त मुतनासिब होता है ई ए माइनस ई ए बाई आर ए। इसके जरिए हम तामुल की शरह को दो सालेमाती तसादुमी नजरिए की मसावात को हम इस तरीके से जाहिर करते हैं। तो ये था दो सालेमाती तसादुमी नजरिया। यहाँ पर हमारा ये कीमियाई हरकियात कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इजाजत चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, 4 हुए, 3 चैप्टर हुए, महलूल, ठोस हालत और बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात। महलूल के नोट्स आप तक पहुँच चुके हैं। अब ठोस हालत और कीमियाई हरकियात, बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात के नोट से ये एक वीडियो आपके पास आया है। इसके बाद और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स होंगे, ठोस हालत के नोट्स होंगे और बरक़ी कीमिया और कीमियाई हरकियात के नोट्स होंगे। इसके बाद हम फिर से आपके सामने पेश आऊंगा। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सतही कीमिया, सरफेस केमिस्ट्री, उसके साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। इजाजत चाहता हूँ आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।